So basically the center of mass moves like a particle, है ना, center of mass is moving like a particle which is having total mass of the system, total mass of the system and is acted upon by all external forces। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इट मीन्स कि ये जो पार्टिकल है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि पूरे सिस्टम का पूरा मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट किए हुए है और उस पे पूरे सिस्टम में जितना फोर्स है वो सारे फोर्स उस पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट मास ले लें जिसमें टोटल मास ऑफ द सिस्टम दे दें, जैसे मान लो हमने ले लिया m1, m2, m3 अप टू mn। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स के जितने मास हैं वो सब हमने यहाँ पे रख दिया। कैपिटल M उसको डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल M जो है वो है m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn। ठीक है, इन सारे मासेस को हमने एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लिया। उसके अलावा इन सारे मासेस पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स भी इस पे लगा दिए। जैसे मान लो इस पे कुछ फोर्स लग रहा है F1 नेट, ठीक है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है F2 नेट, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है F3 नेट, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है Fn नेट। तो हमने इस कैपिटल मास पे, इस कैपिटल M पे, जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना है, वहां पे इस पे सारे फोर्सेस लगा दिए। F1 नेट भी लगा दिया, F2 नेट भी लगा दिया, F3 नेट भी लगा दिया, F4 नेट भी लगा दिया, Fn नेट भी लगा दिया, सारे फोर्सेस लगा दिए। तो जैसे इस पार्टिकल का मोशन होगा, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का भी मोशन बिल्कुल वैसा ही होगा। तब हम लोग कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है। तब ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज लाइक अ पार्टिकल, लेकिन ध्यान रखना ये लोकेशन है, ये मास नहीं है, ये क्या है? लोकेशन है। तो इट इज लाइक अ पार्टिकल which has total mass of the system, and is acted upon by all the external forces। ठीक है, सारे फोर्स इस पे हमने लगा दिया। इज इट क्लियर? है ना, हमने सारे फोर्स लगा दिए, तो वो पार्टिकल जिस तरह से मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल उसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन और उससे रिलेटेड लोकेशन की बात करेंगे। सपोज हम लोग सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पार्टिकल के सिस्टम को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ m1 रख लिया, हमने यहाँ m2 रख लिया। इसका लोकेशन कहाँ है? कुछ r1 पे होगा, और इसका लोकेशन कहाँ है? कुछ r2 पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस पे जो लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स को हम लोग F1 नेट कह रहे हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होता है वो समझिएगा। देखिए, अगर केवल m1 की बात करें तो इस पे कुछ बाहर से भी फोर्स लग रहा होगा और कुछ m2 भी लगा रहा होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट है ये। ठीक है, मतलब बेसिकली F1 नेट जब हम कह रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू F12 प्लस F1 एक्सटर्नल। आ रहा है समझ में?
कि इस पे 2 जो लगा रहा है उन फोर्सेस को भी ले रहे हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको भी ले रहे हैं। उसी तरह से अगर F2 नेट लेंगे, सो F2 नेट विल बी इक्वल टू F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। ठीक है, हमने ऐसे 2 बॉडीज लिए, उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको इस तरह से हमने दिखा लिया। ठीक, अब अगर हम लोगों को कोई एक ऐसा लोकेशन लेना है, ठीक है, यहीं पे आएगा, इसी लाइन पे आता है, ये हमको पता है, लेकिन आपको अभी पता नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हमने टोटल मास, दोनों का टोटल मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट करा दिया और उसका लोकेशन हमने कुछ R सेंटर ऑफ मास रखा है। लोकेशन अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे डेफिनीशन से, सेंटर ऑफ मास के डेफिनीशन से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास के डेफिनीशन से जब शुरुआत होगी तो हम लोग सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नेट फोर्स इस पे लगा देंगे। ठीक है, इस पे क्या करें, नेट फोर्स लगा दिए पूरा। तो कितना फोर्स लगेगा, F1 नेट प्लस F2 नेट लगा दिया। किस पे लगा दिया, इस कैपिटल M पे। ठीक है, जहां पे हमने पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना है, और यहां से एक्सीलरेशन निकालेंगे क्योंकि नेट फोर्स का सम जो होगा वो मास इंटू एक्सीलरेशन देगा। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन जो निकालेंगे वो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि जहाँ पे हम टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं और अगर उसमें हम सारे एक्सटर्नल फोर्सेस या बॉडीज पे लगने वाले सारे फोर्स लगा देते हैं तो जैसे ये मूव करता है बिल्कुल वैसे ही सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो जो इसका एक्सीलरेशन होगा वही सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आ जाता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F21 ये लिख लेंगे इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो F12 और F21 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, क्योंकि वो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। ठीक, तो F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो F नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं। इससे ज़्यादा तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि सिस्टम हमारे 2 ही मास का लिया है हमने। तो F नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक चीज़ जो यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास आएगा। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2। अच्छा, ये इक्वेशन भले हमने 2 मास के सिस्टम के लिए डिराइव किया है, लेकिन ये इक्वेशन अगर 1000 मास का भी सिस्टम होगा तब भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। ये इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो ये है कि सेंटर ऑफ मास कैन बी एक्सीलरेटेड ओनली बाई सेंटर ऑफ मास can be accelerated only by external forces, यानी इंटरनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। क्यों, आप देखें कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो जब हम नेट फोर्स निकालते हैं तो उसमें कैंसल हो जाता है। इंटरनल फोर्स क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैन बी एक्सेलरेटेड ओनली बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट एक्सेलरेट सेंटर ऑफ मास। क्या इंटरनल फोर्स इंडिविजुअल पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या इंटरनल फोर्स
पूरे सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कर सकता है? आंसर है नो। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने दो बॉडीज रखा, ठीक है, M1 और M2, ठीक, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, और इनके बीच में मान लो कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपस में ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, वो कैसा फोर्स होगा? इंटरनल फोर्स होगा। तो क्या ये इधर मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है। सरफेसेस आर स्मूथ है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो क्या ये इधर मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है। क्या ये इधर मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है। क्या ये दोनों एक्सिलरेट हो रहे हैं? हाँ, ये दोनों एक्सिलरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट हो रहा है इस कंडीशन में, आंसर इज नो। सेंटर ऑफ मास कैन बी एक्सिलरेटेड ओनली बाई एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट एक्सिलरेट सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इतनी चीजें हमने समझ ली, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी में कुछ और बढ़िया चीजों को देखते हैं। समझिएगा, देखिए अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुने। F1 ये तो हमने लिखा, ठीक है, F1 नेट प्लस F2 नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमने लिख लिया। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसको हम लोग M1A1 भी लिख सकते हैं? कैन बी राइट लाइक दिस? यस, M1A1 लिख सकते हैं, क्योंकि A1 जो है वो 1 का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है। आप केवल 1 के रेस्पेक्ट में सोचें तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? तो F1 नेट मस्ट बी M1 इंटू A1 प्लस F2 नेट क्या होगा? इट मस्ट बी M2 इंटू A2, है कि नहीं? इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाता है बता दीजिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा M1A1 प्लस M2A2 अपॉन कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं? M1 प्लस M2, क्योंकि हमने टोटल मास वही कॉन्सेंट्रेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कैपिटल M हम लोग लिख रहे हैं, दिस कैपिटल M इज M1 प्लस M2। इज इट क्लियर? इतना सबको क्लियर है? अब देखिए, ये हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लिया। अब आगे n पार्टिकल सिस्टम के लिए अलग से एक सेक्शन बना के पढ़ लेंगे। अभी 2 पार्टिकल सिस्टम को ही थोड़ा और आगे प्रोसीड कराते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम को अगर थोड़ा और प्रोसीड करें तो क्या इसको हम लोग dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt ऐसा लिख सकते हैं? dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt ऐसा लिख सकते हैं क्या? इक्वल्स टू m1 इंटू, अब देखिए ये बात तो क्लियर है ना कि ये बाहर आ जाएगा 1 बाई M1 प्लस M2, ये तो बाहर आ जाएगा। और क्या बच जाएगा हमारे पास? M1 dV1 अपॉन dt प्लस M2 dV2 अपॉन dt। यस और नो? ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख लेंगे तो आप देखिए दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, या आप ये ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली इसी को डिफरेंशिएट करके हमने ये चीज़ पाया है, ये चीज़ आया है। यानी कि हम लोग V सेंटर ऑफ मास को क्या लिख पाएंगे? V सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। येस और नो? है ना? तो यहाँ से हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। ठीक, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको मिटा के मैं अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी R सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेता हूँ। देखिए V सेंटर ऑफ मास को आप लिख सकते हैं dr सेंटर ऑफ मास बाई dt, dr सेंटर ऑफ मास बाई dt इक्वल्स टू M1
पहले तो कॉमन आ जाएगा, कुछ थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि पूरा पूरा आ जाए। तो डी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम, पहले तो कॉमन ले लें m1 प्लस m2 को, है ना। और यहाँ क्या लिख लें, देखिए m1 डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 डी आर टू बाई डी टी। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, फिर से देख सकते हैं कि अगर r सेंटर ऑफ मास लिखें इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपका r सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाता है। और इसी को डिफ्रेंशिएट करके हमने ये लाया होगा और इसी को डिफ्रेंशिएट करके हमने ये लाया होगा। तो उल्टा चलते हुए, जो कि एक्चुअली सही प्रोसेस है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कहाँ तक पहुँच गए, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सेक्शन फॉर्मूला जैसा दिखेगा। किसके जैसा, सेक्शन फॉर्मूला जैसा। ठीक, यानी कि आर सेंटर ऑफ मास जो है वो R1 और R2 को कुछ एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसी से हम लोग पता करते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर दो बॉडीज लेते हैं तो उनके ज्वाइनिंग लाइन पर ही कहीं पर होगा। और क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन का केस है, क्योंकि उनका रेशियो पॉजिटिव है, तो इसलिए बीच में यहीं पर कहीं होता है। ठीक, किसकी तरफ शिफ्टेड होगा, क्या होगा, वो केसेस तो आगे देखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अब और आगे देखते हैं और कुछ नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग पहले पोजीशन को कंपोनेंट फॉर्म में या कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स। तो आप देखिए, अगर आप r की जगह पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसा रख देते हैं, हम लोग दो कोऑर्डिनेट की ही बात कर रहे हैं, चाहे आप तो एक्सटेंड करके तीन कोऑर्डिनेट की बात भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो उस केस में एक्स सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक, अच्छा, y सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो क्या आ जाएगा, y सेंटर ऑफ मास आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये आ गया। अगर एक स्पेशल केस ले लेते हैं जिसमें हम लोग m1 और m2 को इक्वल लिख लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि दोनों मासेस इक्वल हों, तब अगर आप x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो देखिए mx1 प्लस mx2 दोनों में सेम मासेस हैं और my1 प्लस my2 दोनों में सेम मास है, कॉमन आ जाएगा और नीचे में बाई 2m होगा। तो m कॉमन आ गया, यहाँ हो गया x1 प्लस x2 बाई 2m और कट गया, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m इंटू y1 प्लस y2 अपॉन 2m इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब अगर हम लोग y सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, ध्यान से इसको देखें तो हमको क्या दिखता है, हमको ये दिखता है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। क्या चीज़ है, मिड पॉइंट। ठीक, मतलब अगर दो मासेस हमारे पास हों, एक मास m1 हो दूसरा मास m2 हो,
और दोनों मासेस इक्वल हों, क्या हों, इक्वल हों, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आता है, ठीक है, मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास इज एट मिड पॉइंट, ठीक, सेंटर ऑफ मास इज एट मिड पॉइंट, ठीक। लेकिन हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा मैसिव बॉडी हो, ठीक है, ज़्यादा मैसिव बॉडी हो तो वो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्टेड होता है, ठीक है, ज़्यादा मैसिव बॉडी हो तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्टेड होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन का मैटर बनती है, वो है सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास तो हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन है जहाँ पे पूरा मास ऑफ द सिस्टम को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं फॉर शोइंग द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म यूज किया जाए, कहीं कहीं आप हो सकता है देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अज्यूम किया जा सकता है कि वहाँ लग रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अगर ये पेन ले लें तो ये पेन को आप एक किसी जगह पे बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है, एक किसी जगह पे आप अपने फिंगर्स पे बैलेंस कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ठीक। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्यों, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया और मैंने ग्रेविटी को पूरा पूरा बैलेंस कर दिया। अब सोचिए ग्रेविटी यहाँ भी लग रहा होगा, छोटा मास है तो अलग अलग छोटे छोटे मासेस पे भी तो ग्रेविटी लग रहा होगा, लेकिन पूरे का ग्रेविटी अगर यहाँ पे आप अज्यूम कर लें तो देखिए हमारे फिंगर के नॉर्मल रिएक्शन से ये पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे हम लोग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पे पूरे का टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं, ठीक। अगर एक छोटे एरिया की बात करी जाए, अगर साइज छोटा हो बॉडी का, तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दोनों कोइंसाइड करता है, क्यों, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो कि हम लोग आसपास में छोटे हाइट तक अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म, इसीलिए हम लोग उसका ग्रेविटेशनल जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 लेते हैं थ्रू आउट छोटे हाइट तक। लेकिन अगर बड़ा हाइट हो, बहुत बड़ा कोई चीज़ हो, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट के केस में वो लगभग 10 किलोमीटर्स के आसपास हाइट रखता है, तो उस हाइट तक में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा फोर्स लगता है और जी का वैल्यू ऊपर में जाने से डिक्रीज करेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होगा, लेकिन मास को ये बात तो पता नहीं है, जी से वो अफेक्टेड नहीं होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास उसका उससे थोड़ा ऊपर होगा, ठीक। लेकिन इससे नॉर्मल लाइफ के ऑब्जेक्ट के बारे में, इस डिस्कशन से नॉर्मल लाइफ के ऑब्जेक्ट के बारे में आपको एक बढ़िया आइडिया मिलता है कि इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम खोज पाएंगे तो वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब आप सोचें कि अगर हमने पेन ऐसे रख लिया तो क्या हमने सेंटर ऑफ मास इसका खोज लिया? बिल्कुल खोज लिया। देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, क्यों? वहीं पे ये एग्जैक्टली अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ठीक। अब एक और चीज़ आप सोचिए, यहाँ आपको दिख रहा है अगर ये पूरा यूनिफॉर्म रॉड होता, जैसे मैंने सपोज ये एकदम नया चौक ले लेता हूँ, है ना, हल्का सा थोड़ा सा इधर यूज़ किया हुआ है, तो अगर एकदम नया चौक ले तो एग्जैक्टली बीच में, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो ये एग्जैक्टली बीच में, आप स्केल लेके भी यही काम कर सकते हैं, एग्जैक्टली बीच में आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन पेन में क्योंकि ये कैप लगा हुआ है और ये कैप थोड़ा इस साइड को हेवी बना रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड है ना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने पेन का एग्जाम्पल लेके देखा कि सेंटर ऑफ मास स्लाइटली शिफ्टेड होता है टुवर्ड्स हेवियर बॉडी, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट केस को डिस्कस करेंगे। कौन सा केस?
तीन मास के सिस्टम के केस को डिस्कस करेंगे। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि तीन मास के सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिख पाएंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, है ना। ये मिटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, ये होगा। उसी तरह से आप y सेंटर ऑफ मास लिख पाएंगे। तो ऐसा अगर चीज़ हो हमारे पास, सपोज यहाँ y सेंटर ऑफ मास भी ले लेते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम। तीन पार्टिकल के सिस्टम के लिए ये उसके सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें अगर यहाँ भी वही केस लगा दें, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो क्या होगा, तो आप x सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक। और उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकाल पाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यानी कि ये जो है आपको क्या दे रहा है, सेंट्रॉइड दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंट्रॉइड। यानी कि अगर आपके पास तीन मास हो, ठीक, और तीनों इक्वल मास हो, तो वो जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करता है, क्योंकि तीन मास है, तो अगर वो क्या नहीं है, अगर वो कोलिनियर नहीं है, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करेगा। और वो ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म कर रहा है, तो वो जिस ट्रायंगल के वर्टिसेस को फॉर्म करता है, उसका जो सेंट्रोइड है वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ना, जो आपको ध्यान रखना है। आप केवल उतना भी कॉपी करें तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टू मास सिस्टम की चीज़ों को देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या देखेंगे, आपको पता है, हम लोग इसमें कुछ और नई चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल सिस्टम, अगर n पार्टिकल का सिस्टम हो, सिस्टम, अगर n पार्टिकल का सिस्टम हो तो हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम हो, तो उसका r सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ mi ri। जितने पार्टिकल्स होंगे ना, सबका मास और उसके पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट करके जोड़ते चले जाएंगे, तो ऐड कर देंगे, तो ये समेशन ऑफ mi ri हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल्स टू 1 to n। चलिए, तो समेशन ऑफ mi ऐसा कर लेंगे, ये भी i इक्वल्स टू 1 to n। ये चीज़ जो है आपका r सेंटर ऑफ मास दे देगा, है ना। यानी कि बेसिकली इसका मीनिंग है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अप टू mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू mn। बस इतना ही चीज़ है। सिमिलरली v सेंटर ऑफ मास क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n m1 v1, या mi vi कर लें यहाँ भी, है ना, mi vi अपॉन समेशन ऑफ mi, यहाँ भी i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक। उसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, समेशन ऑफ mi ai from i equals to 1 to n divided by summation of mi from i equals to 1 to n। तो ये n पार्टिकल सिस्टम के लिए r सेंटर ऑफ मास, v सेंटर ऑफ मास और a सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग उसके लिए वेक्टर फॉर्म में नहीं करेंगे, उसको हम लोग कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट फॉर्म में करेंगे। तो देखिए पहले एक्स सेंटर ऑफ मास है क्या, समझें। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है। तो किसी भी बॉडी का अगर हमको लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मासेस लेते हैं और उन छोटे छोटे मासेस का हम लोग m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास करेंगे, है ना। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो m1 x1 प्लस m2 x2, यही करते हैं ना। तो हर मास का m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, और m इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे आप, वैसे ही आप यहाँ पे अगर छोटा सा मास dm ले लेते हैं तो dm इंटू एक्स ऑफ दिस बॉडी ले लेंगे, है ना। m इंटू एक्स ऑफ दैट बॉडी लेते हैं तो dm इंटू एक्स ऑफ दैट स्मॉल मास ले लेंगे और इसको जोड़ते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगा तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे। तो ये एडिशन कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है। तो पूरे बॉडी में dm इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, डिवाइडेड बाई नीचे हम मास को जोड़ते हैं, तो ऐसे मासेस को भी ऐड करना मुश्किल है। तो या तो आप डिवाइडेड बाई टोटल मास कर लें या dm को यहाँ इंटीग्रेट कर लें, ठीक। तो ये आपको एक्स सेंटर ऑफ मास दे देगा। उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये आपको वाई सेंटर ऑफ मास दे देगा फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है। इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात इसमें हम लोग करेंगे। हमने ऑलरेडी शुरुआत ही मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही की है, लेकिन फिर भी एक बार इसको यहाँ पे एक जगह रख लेते हैं। पहला तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ये हालांकि हमने देखा था 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, लेकिन n पार्टिकल सिस्टम के लिए भी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे और केवल नेट एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास ही आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा, ठीक। एक बार जब हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो उसके बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। एक्चुअली अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, u सेंटर ऑफ मास प्लस a सेंटर ऑफ मास इनटू t। यानी कि इस फॉर्मेट में आपके सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी वैलिड रहेंगे। तो अगर आपको बाद के लोकेशन पे आपको r सेंटर ऑफ मास निकालना है और इनिशियली आपको मालूम है कि वो कहाँ था, r0 सेंटर ऑफ मास मालूम है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो लिख सकते हैं u सेंटर ऑफ मास इंटू t प्लस हाफ इंटू a सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर। यानी कि आप इन सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हो गई बातें कुछ अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। अब अगर मान लें एक स्पेशल केस लेते हैं, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0 हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं कर रहा, या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, या अगर एक्ट कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। तो उस केस में आप देखें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा आपको याद होगा
कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो होता है तो टोटल मोमेंटम हम लोग कंजर्व करते हैं, है ना, हमने ऐसा किया है। तो वहाँ ये भी चीज़ यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू यू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो पहला केस इसके अंदर ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। इसमें हमने पहला केस जो लिया है उसमें अज्यूम किया है कि शुरुआत में सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा था, ठीक है, शुरुआत में कुछ वेलोसिटी रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है समझिएगा, है ना। इसको पहले इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ के इसको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इन द केस व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट है। तो उससे क्या निकल के आता है? देखिए, आप ध्यान से देखें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन, तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन अप टू mn/vn, है ना। mn/vn यही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास को यहाँ लिख देते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास को यहाँ लिख दिया, तो ये टोटल मास है। तो अब देखिए, अगर आप देखें ये है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस और नो, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसको आप देखें तो ये जो चीज़ है ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान रखना है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब देखिए, अगर इतनी चीज़ें हमें पता हों तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट है? यस और नो? यानी कि बाहर से अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। साथ ही साथ क्योंकि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी के इक्वल है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो in case of net external force being zero, total momentum of the system remains constant। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जाती है, मतलब यहाँ से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सिद्ध कर दिया, ठीक। उसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑल्दो हमने मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास को टोटल मोमेंटम लिखा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के इक्वल नहीं होता है, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक। इतनी चीज़ें आप लिख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, टोटल मोमेंटम हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो अगर आपको सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना हो, आप सिंपली क्या करिए, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दीजिए, आपको टोटल मोमेंटम निकल के आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये केस 1 था जो हमने डिस्कस किया। एक और केस हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरा केस क्या डिस्कस करना है समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में ऐसा केस हो सकता है ना कि यू सेंटर ऑफ मास जीरो रहा हो, है ना। ऑलरेडी हम लोग मतलब ये केस 2 इसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो चुका है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उसकी वजह से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो चुका है।
तो इसके अंदर सेकंड केस क्या निकल के आ जाता है कि हो सकता है शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहा हो, शुरुआत में हो सकता है ना सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहा हो, तो एज अ रिजल्ट बाद में भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। तो अगर शुरू में सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो थ्रू आउट मोशन सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m1v1 प्लस m2v2, या अगर और भी पार्टिकल्स हैं तो उन सब का सम जो है वो जीरो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस केस में जीरो रहेगा। ठीक, तो उससे क्या फर्क पड़ता है समझिए। उससे हम लोग लिख सकते हैं m1 इंटू dr1 प्लस m2 इंटू dr2 इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। आप ये 2 मासेस के लिए लिखा है, आप चाहें तो 3 मास या 4 मास के लिए भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करें और y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करें तो देखिए ध्यान से, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो यहाँ से एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि r सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ठीक, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पहले पोजीशन था वही बाद में रहेगा, भले पार्टिकल्स आपस में कैसे भी मूव कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडीज़ हैं, है ना, ये 2 बॉडीज़ अपने ले लिए। शुरू में ये रेस्ट में है कि नहीं दोनों बॉडीज़? तो शुरू में बताइए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है क्या? बिल्कुल है। u1 0, u2 0, तो u सेंटर ऑफ मास 0। ठीक, अब u सेंटर ऑफ मास 0 है और ये म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करने लगे। ठीक, तो इंटरनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसीलिए इन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो था तो फाइनली भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा, और तब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं करेगा। ये आपस में मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का शुरुआत में लोकेशन था, मान लो यहाँ था, तो वो यहीं रहेगा। ठीक, तो ये बताओ कि ये लोग कहाँ जाके टकराएंगे? तो यहीं पे जाके टकरा जाएंगे, ताकि दोनों साथ में भी आ जाएं, एक ही जगह पे आ जाएं, तब भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वहीं रहे। ठीक है, तो ये साथ में इसी पॉइंट पे टकराएंगे। तो आर सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि शुरुआत में जो एक्स सेंटर ऑफ मास था वही रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, और वाई सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट रहेगा। येस और नो? यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0, है ना। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो एक प्लैंक है और इस पे मंकी बैठा हुआ है और ये सब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। मंकी तेजी से दौड़ के यहाँ आ गया। ठीक, तो पूछेगा कि बताओ प्लैंक कितना मूव करेगा। क्योंकि सारे सरफेस स्मूथ है तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो आपस में जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे उससे ये दोनों तो मूव करेंगे पर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इतना कॉपी कर लें।